नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। रेसलर साक्षी मलिक बजरंग और विनेश नौकरी पर लौटे। एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। साक्षी ने कहा लड़ाई जारी रहेगी। जी हां दोस्तों, भारतीय कुश्ती संघ WFI के पूर्व अध्यक्ष और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल रेसलर्स साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट अपनी नौकरी पर लौट गए हैं। तीनों रेलवे में नौकरी करते हैं। रेलवे पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर जनरल योगेश बाजवा ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने दैनिक भास्कर को बताया कि तीनों ने आज ही ड्यूटी ज्वाइन की है। दोस्तों यह खबर तब आई है जब दावा किया जा रहा है कि ब्रजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली नाबालिग रेसलर अपने बयान से पलट गई है। दोस्तों दावे के मुताबिक नाबालिग ने दिल्ली के कनॉट पैलेस पुलिस थाने में बयान दिए। इसके बाद उसे पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया गया, जहां उसने बयान वापस ले लिए। पहले खबर यह आई थी कि पहलवानों ने आंदोलन से भी नाम वापस ले लिया है, लेकिन साक्षी मलिक ने ट्वीट करके इस तरह की खबरों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। बजरंग पूनिया ने भी कहा कि FIR वापस लेने वाली बात झूठी है, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भरोसे के लायक नहीं है पाकिस्तान, हथियार देने की गलती न करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका को दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच तल्खी किसी से छिपी नहीं हुई है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भारत के दौरे पर हैं। ऐसे में भारत ने अमेरिका को आगाह कर दिया है कि वह हथियारों के मामले में पाकिस्तान पर विश्वास न करें। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के रक्षा मंत्री ऑस्टिन से कहा है कि हथियारों के मामले में पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हथियारों के मामले में पाकिस्तान कतई भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि वह हथियारों और तकनीक का दुरुपयोग कर सकता है, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता आ सकती है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक के उनके समकक्ष यह चिंता जताई गई। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका के रक्षा मंत्री भारत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उनका यह दौरा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 से 24 जून को होने वाले अमेरिका दौरे से पहले हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार को उम्र कैद। कांग्रेस के पूर्व MLA के भाई को मारी थी गोली, 32 साल बाद फैसला। जी हां दोस्तों, वाराणसी के अवधेश राय हत्याकांड में सोमवार को मुख्तार अंसारी को MP MLA कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट का यह फैसला करीब 32 साल बाद आया है। अवधेश राय कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय के भाई थे। मुख्तार अभी बांदा जेल में बंद हैं। दोस्तों सुनवाई के दौरान उसको वर्चुअली पेश किया गया। वादी पक्ष के वकील ने बताया कि कोर्ट ने मुख्तार को धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। MP MLA कोर्ट के फैसले के बाद मुख्तार के वकील अखिलेश उपाध्याय ने कहा कि इस फैसले में कई कमियां हैं, इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। वहीं अभियोजन के वकील अनुज यादव ने कहा कि फांसी की सजा की उम्मीद थी, लेकिन हम फैसले से संतुष्ट हैं। अगर मुख्तार पक्ष हाईकोर्ट जाएगा तो हम वहां भी इसी दमखम के साथ केस लड़ेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आम लोगों को मिल सकती है राहत, ब्याज दर बढ़ाने के मूड में नहीं है RBI। कल से शुरू होगी MPC की मीटिंग। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक 6 से 8 जून तक होगी। RBI ने पिछली मीटिंग में रेपो रेट में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया था। भारतीय स्टेट बैंक का अनुमान है कि जून में मीटिंग में रेपो रेट में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। SBI ने बैठक में वित्त वर्ष 2024 के लिए महंगाई अनुमान घटाया है और ग्रोथ अनुमान को बढ़ाया जा सकता है। बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष की शुरुआत के मुकाबले लिक्विडिटी अब बढ़ चुकी है और इसमें आगे और वृद्धि की संभावना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उड़ीसा हादसे के 51 घंटे बाद ट्रैक शुरू। पहली ट्रेन गुजरी तो रेल मंत्री ने हाथ जोड़े, कहा अभी लापता लोगों को खोजना बाकी। जी हां दोस्तों, उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन हादसे वाले ट्रैक की मरम्मत का काम पूरा हो गया। हादसे के 51 घंटे बाद रविवार रात को इस ट्रैक से अब पहली ट्रेन रवाना हो गई। तब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हाथ जोड़कर खड़े दिखे। उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई, हमारा लक्ष्य लापता लोगों को खोजना है। यह कहकर वे भावुक हो गए। रेल मंत्री हादसे के बाद से ही बालासोर के बहानागंज बाजार स्टेशन पर राहत बचाव और ट्रैक रिपेयरिंग की निगरानी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी शनिवार को बालासोर का दौरा करने के बाद रेल मंत्री से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े अपडेट्स ले रहे हैं। वहीं दोस्तों हादसे के 48 घंटे बाद रविवार रात घटनास्थल से एक यात्री जिंदा मिला। हादसे के वक्त वह बोगी से निकलकर झाड़ियों में गिरकर बेहोश हो गया था। युवक की पहचान असम के रहने वाले डिलाल के रूप में हुई है। उसे तुरंत रेस्क्यू करके इलाज के लिए भेज दिया गया है, जहां उसे होश भी आ गया। घटना में उसका फोन और वॉलेट गायब हो गया।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर उठाए कई सवाल, लिखा रेलवे के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। जी हां दोस्तों, देश में हुए सदी के सबसे बड़े रेल हादसों में से एक अब तक के, जिसमें कि 275 लोगों की मौत हो चुकी है। यही वजह है कि इस हादसे पर अब विपक्षी पार्टियों ने फ्रंट फुट पर आकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल दोस्तों, जहां एक और ओडिशा रेल हादसे पर जमकर सियासत और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो वहीं अब कांग्रेस ने इस आग को और भी ज्यादा भड़का दिया है। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और हादसे को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सुरक्षा के सभी दावे खोखले साबित हो रहे हैं और बेनकाब हो गए हैं। सरकार को इसके असली कारणों को सामने लाना चाहिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस, जिसमें लगभग 2500 यात्री सवार थे, को शुक्रवार को एक मालगाड़ी के बीच में दुर्घटना में 275 लोगों की मौत हो गई और 1100 से अधिक लोग घायल हो गए। खड़गे ने इसकी सीबीआई जांच की मांग पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि कानून परिवर्तन एजेंसियां अपराधों की जांच करने के लिए नहीं है, अपराधों की जांच करने के लिए है, न कि रेल दुर्घटनाओं के लिए। पीएम मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आप खुद और रेल मंत्री वैष्णव यह स्वीकार नहीं करना चाहते कि समस्याएं हैं। रेल मंत्री का दावा है कि उन्हें पहले ही एक मूल कारण मिल गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने सीबीआई से जांच करने का अनुरोध किया है। सीबीआई या कोई अन्य कानून परिवर्तन एजेंसी तकनीक के लिए जवाबदेही तय नहीं कर सकती। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया की जमानत फिर खारिज की। कहा सुबह 10 से शाम 5 के बीच घर या अस्पताल जाकर पत्नी से मिल सकेंगे। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस दिनेश शर्मा ने कहा कि आरोप बेहद गंभीर प्रवृत्ति के हैं, इसलिए उन्हें 6 हफ्ते के लिए रिहा करना मुश्किल है। सिसोदिया ने अपनी पत्नी सीमा की खराब सेहत का हवाला देते हुए मेडिकल कंडीशन के आधार पर जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर शनिवार को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। कोर्ट ने फैसले के दौरान कहा कि मनीष सिसोदिया की पत्नी की तबीयत को देखते हुए यह निर्देश जारी किया जाता है कि सीमा सिसोदिया को बेहतर मेडिकल सेवाएं मुहैया करवाई जाए। इलाज कहां करवाना है, यह सीमा और परिवार की पसंद पर निर्भर करेगा। हालांकि कोर्ट का सुझाव है कि एम्स के डॉक्टर्स का बोर्ड उनकी जांच कर सकता है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जिस दिन सीमा सिसोदिया चाहे उसी दिन मनीष सिसोदिया को पत्नी से मिलने के लिए सुबह 10 से 5 बजे के बीच घर या अस्पताल ले जाया जाए, लेकिन पुलिस आयुक्त इस बात का ध्यान रखे कि घर या अस्पताल के बाहर मीडिया मौजूद न हो। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 130 साल के इतिहास में पहली बार होगा जब शाही परिवार का कोई सदस्य अदालत में देगा गवाही। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन में जो पिछले 130 सालों में नहीं हुआ वह अब होने जा रहा है। प्रिंस हैरी ब्रिटिश शाही परिवार के ऐसे पहले वरिष्ठ सदस्य होंगे जो अदालत में जाकर गवाही देंगे। प्रिंस हैरी ने एक अखबार समूह पर गैरकानूनी व्यवहार का आरोप लगाया है, जिसकी सुनवाई के लिए वह अगले हफ्ते गवाही देंगे। किंग चार्ल्स के छोटे बेटे हैरी लंदन के उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई के लिए 100 से ज्यादा अन्य हस्तियों के साथ गवाही देंगे। यह मामला डेली मिरर, संडे मिरर और संडे पीपल्स के प्रकाशक मिरर ग्रुप न्यूज़पेपर पर दर्ज किया गया है। इससे पहले 1870 में एडवर्ड 7 ने एक तलाक के मामले में गवाही दी थी और उसके 20 साल बाद कार्ड गेम पर बदनामी को लेकर चल रहे एक मुकदमे में गवाह बने थे। उन्होंने भी अपनी गवाही राजा बनने से पहले दी थी। दोस्तों, हैरी जो सिंहासन के हकदारों में 5वें नंबर पे हैं, पिछले 6 महीनों से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। कभी ब्रिटिश प्रेस के साथ अपने कानूनी विवाद को लेकर, कभी नेटफ्लिक्स पर अपनी डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला को लेकर जिसमें उन्होंने अपने वरिष्ठ शाही सदस्यों पर टेम लाइट अखबारों के साथ सांठगांठ का आरोप लगाया था। अब उनकी अदालत में उपस्थिति ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका में राहुल गांधी बोले मोदी कार पीछे देखकर चला रहे हैं। कहा ट्रेन हादसे पर सवाल पूछो तो कहेंगे कांग्रेस ने 50 साल पहले ये किया था। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने रविवार देर रात न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम न्यूयॉर्क के जेवियर सेंटर में हुआ। राहुल गांधी को सुनने के लिए 5000 प्रवासी भारतीय जुटे। राहुल ने यहां 26 मिनट भाषण दिया। राहुल के भाषण से पहले ओडिशा ट्रेन हादसे के विक्टिम को श्रद्धांजलि दी गई। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश को पीछे ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप सब कार में बैठकर इस कार्यक्रम में आए हैं। अगर आप सिर्फ रियर व्यू मिरर में देखकर गाड़ी चलाएंगे तो क्या आप सही से चला पाएंगे? एक के बाद एक हादसे होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी देश की गाड़ी ऐसे ही चला रहे हैं। वे सिर्फ पीछे की तरफ देख रहे हैं और फिर हैरान हो रहे हैं कि हादसे पर हादसे क्यों हो रहे हैं। आरएसएस और भाजपा पीछे की सोच रखते हैं। उनसे कुछ भी पूछो वो पीछे की तरफ देखने लगते हैं। उनसे पूछो ट्रेन हादसा कैसे हुआ तो वो कहेंगे कि कांग्रेस सरकार ने 50 साल पहले ये
किया था, उनसे पूछो कि आपने टेक्स्ट बुक के पीरियोडिक टेबल क्यों निकाल दिया है, तो वो कहेंगे कि कांग्रेस ने 60 साल पहले ये किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईएमडी मौसम अपडेट, मानसून के लिए अभी और करना होगा इंतजार, मौसम विभाग ने दिया लेटेस्ट अपडेट। जी हां दोस्तों, जून का महीना शुरू होते ही लोगों के बीच मानसून का इंतजार होने लगा है। पहले मौसम विभाग ने जानकारी दी थी कि मानसून 4 जून तक केरल में आ जाएगा, लेकिन 4 जून बीतने के बाद भी मानसून की एंट्री नहीं हुई। अब दोस्तों एक बार फिर मौसम विभाग ने मानसून की एंट्री को लेकर अपडेट दिया है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक केरल में मानसून की एंट्री में 3 से 4 दिन की और देरी हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो अब केरल में मानसून की एंट्री 7 जून तक होगी। मौसम विभाग की ओर से जारी एक नए स्टेटमेंट के मुताबिक दक्षिणी अरब सागर के ऊपर पछुआ हवाओं में वृद्धि के साथ मानसून के लिए स्थितियां अनुकूल हो रही है। साथ ही पछुआ हवाओं की गहराई धीरे धीरे बढ़ रही है और 4 जून को पछुआ हवाओं की गहराई औसत समुद्र तल से 2.1 किमी तक पहुंच गई। वहीं दक्षिण पूर्वी अरब सागर के ऊपर बादल भी बन रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इन परिस्थितियों के चलते केरल में मानसून की एंट्री 3 से 4 दिन के अंदर हो जाएगी। दोस्तों आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून को केरल में प्रवेश करता है। पहले मौसम विभाग ने 4 जून तक मानसून की एंट्री की बात कही थी, अब यह तारीख 7 जून बताई जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीएसएफ के जवानों के साथ ऐसा व्यवहार, स्पेशल ट्रेन में साथ भेजे गए भेड़ बकरी कुत्ते खरगोश, जांच हुई शुरू। जी हां दोस्तों, बीएसएफ की 120 बटालियन द्वारा विशेष ट्रेन में जवानों के साथ ही 23 खरगोश, 21 भेड़, 20 मुर्गे, 8 पक्षी, 3 कुत्ते, 2 बतख और 1 बकरी को एफटीआर मुख्यालय बीएसएफ त्रिपुरा के फर्टीचेरा के एफटीआर मुख्यालय बीएसएफ जम्मू के तहत आरएस पुरा लाया गया था। इसे टाला जा सकता था, इससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ और साथ ही मैन पावर और सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग भी हुआ है। इस संबंध में न्यूज 18 द्वारा एक्सेस किए गए एक आधिकारिक आदेश में कई अहम बातें कही गई है। दोस्तों मामले की जांच की मांग भी की जा रही है। जांच शुरू करने के आदेश में कहा गया है कि अतिरिक्त मैन पावर जिसे अच्छे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन इसका इस्तेमाल पशुधन को बनाए रखने और पालने के लिए किया गया था, जो प्रशिक्षित सीमा पुरुषों का दुरुपयोग और उनकी गरिमा को कम करने के बराबर है। हालांकि इस पर सेना के प्रवक्ता और आईजी जम्मू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जांच रिपोर्ट 4 जून तक सौंपनी थी। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 240 अंक मजबूत होकर 62,787 पर बंद हुआ। महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर 3.99% चढ़ा। जी हां दोस्तों, कारोबार के हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 240 अंक मजबूत होकर 62,787 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 59 अंकों की तेजी रही, यह 18,593 के लेवल पर बंद हुआ। दोस्तों सेंसेक्स के 30 में से 16 शेयरों में तेजी और 14 में गिरावट देखने को मिली। आज महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर 3.99% चढ़ा। ऑटो सेक्टर में 1.26%, मीडिया सेक्टर में 0.88% की तेजी रही। प्राइवेट बैंक 0.68% चढ़ा। ऑयल एंड गैस सेक्टर भी 0.25% चढ़कर बंद हुआ। एमएफसीजी 0.45% और आईटी 0.30% टूटकर बंद हुए। दोस्तों सोमवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 29 पैसे कमजोर होकर 82.68 रुपए पर बंद हुआ। कच्चा तेल ब्रेड क्रूड $78 प्रति बैरल के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोने चांदी के दामों में बड़ी गिरावट, 60,000 के नीचे आया सोना। कैरेट के हिसाब से जान लीजिए दाम। जी हां दोस्तों, सोमवार को सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJA की वेबसाइट के मुताबिक आज सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का दाम 707 रुपए गिरकर 59,601 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 54,595 रुपए हो गई है। दोस्तों IBJA की वेबसाइट के अनुसार चांदी की कीमत में भी आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है। यह 935 रुपए सस्ती होकर 71,423 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इससे पहले दोस्तों यह 72,358 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बड़े नेताओं की नहीं मिल पा रही डेट्स, नीतीश के महाजुटान का टलता जा रहा है मुहूर्त। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने की रणनीति पर चर्चा के लिए पटना में 12 जून को होने वाली विपक्षी दलों की
बैठक पर ग्रहण लग गया है। कांग्रेस और डीएमके के अनुरोध पर यह बैठक स्थगित कर दी गई। राहुल गांधी अभी विदेश यात्रा पर हैं, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और डीएमके प्रमुख तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और अपने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के चलते 12 जून की बैठक में शरीक होने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। इस तरह से विपक्षी दलों के मुखियाओं की डेट्स नहीं मिलने के चलते नीतीश की महाजुटान का मुहूर्त एक बार फिर टल गया है। दोस्तों, विपक्षी एकता की बैठक तीसरी बार टली है। पहली बैठक 19 मई को होनी थी, लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव और वहां पर कांग्रेस सरकार की शपथ ग्रहण समारोह के चलते विपक्षी दलों की बैठक टाल दी गई। इसके बाद मई के आखिरी सप्ताह में बैठक होनी थी, लेकिन वो भी नहीं हो पाई। नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी के साथ मुलाकात के बाद 12 जून को पटना में बैठक के रूपरेखा तय मानी थी। 12 तारीख को लेकर सभी विपक्षी दलों ने सहमति भी जता दी थी, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी और एमके स्टालिन उस तारीख को पटना आने में असमर्थ हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आयरलैंड के एक टाउन में बच्चों के लिए स्मार्टफोन हुआ बैन। सोशल मीडिया के इस्तेमाल से मेंटल हेल्थ पर असर पड़ सकता है, इसलिए बैन करने का फैसला। जी हाँ दोस्तों, आयरलैंड के एक टाउन ग्रेस्टोन में प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए स्मार्टफोन बैन होने जा रहे हैं। प्रतिबंध लगाने के लिए 8 प्राइमरी स्कूल के बच्चों के माता पिता एकजुट हुए हैं। माता पिता का कहना है कि यह प्रतिबंध सुरक्षा के लिए और उन्हें ऐसी सामग्री देखने से रोकने के लिए लाया गया है जो उनके लिए ठीक नहीं है। नियम बनाने का मकसद बच्चों के मेंटल हेल्थ की देखभाल करने में मदद करना भी है, जो कभी कभी सोशल मीडिया के उपयोग के कारण होता है। यह कोड स्कूलों में इस्तेमाल किए जा रहे स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने वाले नियमों से अलग है। बच्चों को तब तक स्मार्टफोन की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि वे सेकेंडरी स्कूल में नहीं पहुंच जाते। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अफगानिस्तान में 80 बच्चियों को जहर दिया, सभी प्राइमरी स्कूल की स्टूडेंट्स अस्पताल में भर्ती। तालिबान बोला ये किसी की साजिश। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान के उत्तरी इलाके में 2 अलग अलग मामलों में प्राइमरी स्कूल की 80 लड़कियों को जहर दिया गया, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाके के शिक्षा अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद यह पहला ऐसा मामला है। तालिबान पहले ही देश में लड़कियों के 6ठी कक्षा से आगे की पढ़ाई करने पर प्रतिबंध लगा चुका है। जिन स्कूलों में लड़कियों को जहर दिया गया है वो अफगानिस्तान के सर ए पुल प्रांत में है। दोनों स्कूल आसपास बताए जा रहे हैं, एक के बाद एक इन स्कूलों को निशाना बनाया गया है। सर ए पुल के एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी ने बताया कि वो मामले की जांच कर रहे हैं। अभी यह पता नहीं चल पाया है कि लड़कियों को जहर कैसे दिया गया। शुरुआती जांच से ये किसी की साजिश लग रही है। किसी ने थर्ड पार्टी के जरिए इन लड़कियों को जहर दिलाया है। जिन लड़कियों को जहर दिया गया है वो 1 से 6ठी क्लास की बताई जा रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मणिपुर में फिर हिंसा, विधायक का घर जलाया। कांगचिंग जिले में 100 घर फूंके, लूटे गए हाईटेक हथियार और गोला बारूद जब्त। जी हां दोस्तों, मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़की है। कांगचिंग जिले के सेरो गांव में कुछ लोगों ने 100 घरों में आग लगा दी। इसमें कांग्रेस विधायक रंजीत सिंह का घर भी शामिल है। राज्य में 3 मई से मैतई और कुकी समुदाय के लोगों के बीच झड़प हो रही है। ताजा घटना को किस समुदाय के लोगों ने अंजाम दिया, इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है। इसी बीच दोस्तों, सुरक्षा बलों ने सोमवार को 790 हथियार और 10,648 गोला बारूद बरामद किए हैं। इन हथियारों को 3 मई को भड़के जातीय दंगों के दौरान पुलिस कार्यालयों से लूटा गया था। राज्य में 3 मई को हिंसा शुरू हुई थी। अब तक 98 लोगों की मौत हो चुकी है, 310 लोग घायल हो चुके हैं। वहीं 37,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। हिंसा के चलते 11 से ज्यादा जिले प्रभावित हुए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राजस्थान पायलट के पेपर लीक मुद्दे पर ईडी की एंट्री, सूबे में ताबड़तोड़ छापेमारी, सियासत भी गरमाई। जी हां दोस्तों, राजस्थान में पेपर लीक केस एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। सचिन पायलट के अल्टीमेटम पर गहलोत सरकार की ओर से तो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन ईडी ने अपनी टीमों को पेपर लीक घोटालों में जांच के लिए राजस्थान में आरपीएससीपी मेंबर और पेपर माफियाओं के ठिकाने समेत 28 स्थानों पर छापेमारी के लिए भेजा है। ईडी की इस कार्रवाई से सूबे की सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री गहलोत ने ईडी की कार्रवाई पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं बीजेपी ने ईडी की कार्रवाई को जायज ठहराया है। उसने कहा है कि बड़े मगरमच्छों को बचाया जा रहा है, लेकिन वे ईडी की कार्रवाई में पकड़े जाएंगे, चाहे मंत्री हो या सीएमओ के अफसर। परिवर्तन निदेशालय की एक टीम ने आज डूंगरपुर में राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा के घर पर, दूसरी जगह अजमेर में कटारा के सरकारी आवास तथा दफ्तर पर भी छापा मारा। तीसरी टीम ने बाड़मेर में पेपर माफिया भजन लाल विश्नोई के घर, तो चौथी टीम ने जयपुर में पेपर माफिया सुरेश ढाका के घर
पर छापेमारी की। तीनों राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के मास्टरमाइंड है। कटारा और भजन लाल तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन ढाका अभी तक फरार है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के वर्तमान डिफेंस मिनिस्टर का नाम, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब के साथ साथ अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें और जुड़ जाइए हमारे IFC नॉलेज यूट्यूब न्यूज चैनल के साथ में। धन्यवाद।